खंजर जैसे ही सलमान के सीने तक पहुंचा, वो सीने को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर ऐसे पार गुजर गया जैसे सलमान का जिस्म नहीं बल्कि कोई परछाई हो। खंजर सीने तक पहुंच जाने के बावजूद जब सलमान को तकलीफ का कोई एहसास ना हुआ तो उसने हैरान होते हुए अपनी आंखें खोली और सीने की तरफ देखा तो उसे याद आ गया कि जब तक उसका हमजाद इस दुनिया में मौजूद है तब तक वो कोई भी हादसाती मौत नहीं मर सकता। इसी के साथ ही अपनी बेबसी पर सलमान के आंसू निकल आए और वो सोचने लगा कि मुझे इस कमबख्त हमजाद को पैदा ही नहीं करना चाहिए था। अब जब तक वो वापस मेरे जिस्म में हलूल नहीं करता तो मर भी नहीं सकता। ये इश्क भी क्या चीज़ है, ना इंसान को सुकून से जीने देता है और ना ही मरने देता है। या खुदा, मैं क्या करूं? वो कमबख्त तो अब 12 सालों तक दफा हो ही नहीं सकता और मैं हूं कि अब इस दुनिया में मजीद एक लम्हा नहीं रहना चाहता। मुझ पर रहम कर मेरे मौला, मुझे मौत दे दे। सलमान बेबसी की तस्वीर बना रोता सिसकता रहा। इधर स्नोबर ने शर्जील को इस बात पर कायल कर लिया कि तुम जल्द से जल्द अपने माँ बाप को मेरे घर रिश्ता मांगने के लिए भेजो, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। शर्जील 2 दिन बाद ही इस बात पर अमल करते हुए अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ स्नोबर के घर पहुंच गया। दुरे-शहवार इन सब से मिलकर बहुत खुश हुई और रिश्ते से मुताल्लिक कोई भी जवाब देने के लिए कहकर कुछ दिन की मोहलत मांग ली कि मेरी तरफ से तो हाँ ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ दिनों बाद दोबारा आए ताकि स्नोबर के वालिद भी आप लोगों से मिल सकें, क्योंकि जो भी फैसला होगा स्नोबर और उसके पापा के मशवरे से ही तय पाएगा। जब स्नोबर के भाई सलमान को पता चला कि ये लोग यहाँ क्यों आए हुए हैं तो वो शर्जील को अपने साथ टेरेस पर ले गया और उससे बातें करता रहा। इस दौरान स्नोबर बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि न जाने उसका भाई सलमान शर्जील से क्या बातें कर रहा है। ऐसा ना हो कि वो गुस्से में शर्जील को कुछ उल्टा सीधा कह दे और बेइज्जती करके घर से निकाल दे। मगर खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो लोग वापस लौट गए। इधर एक दिन सलमान शराब के नशे में फारस को ये बात बता बैठा कि कुछ लोग स्नोबर के रिश्ते के लिए घर आए हुए थे। वो शर्जील नामी लड़का स्नोबर की क्लास में ही पढ़ता है और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैं तुम्हारे रिश्ते की बात घर पर नहीं कर सकता क्योंकि मम्मी पापा स्नोबर की ही बात मानेंगे और जैसा वो कहेगी वैसा ही फैसला होगा। सलमान के मुंह से ये बात सुनकर फारस के तन बदन में आग लग गई और वो तैश में आ गया। उसने उसी वक्त फैसला किया कि अगर स्नोबर उसकी ना हो सकी तो वो उसे किसी और की भी नहीं होने देगा, चाहे उसके लिए उसे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। इत्तफाक से फारस की एक कजन जिसका नाम समरीन था, वो स्नोबर की क्लास में ही पढ़ती थी और उसकी बहुत ही गहरी सहेली भी थी। एक दिन फारस इस नियत से समरीन के घर पहुंच गया कि क्यों ना समरीन ही से स्नोबर और शर्जील के बारे में छानबीन कर ली जाए। जब उसने स्नोबर और शर्जील का जिक्र समरीन के सामने किया तो उसने उसे बताया कि स्नोबर तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वो पिछले 3 साल से उस लड़के शर्जील को पसंद करती है। बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर रहेगा कि अगर शर्जील और स्नोबर की मोहब्बत के चर्चे तो पूरे कॉलेज में मशहूर हैं। वो दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए हैं। तब फारिस ने अपनी इस कजन को बताया कि मैं स्नोबर को बहुत ही ज्यादा चाहता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन शर्जील मेरे रास्ते की रुकावट बना हुआ है। अगर तुम मेरी मदद करो और इन दोनों पर कड़ी नजर रखकर उनके तमाम मामलात से मुझे आगाह करती रहो तो मेरा रास्ता आसान हो जाएगा। यहाँ से रवाना होने के बाद फारिस ने मुख्तलिफ जराए से मजीद मालूमात हासिल की और आखिरकार शर्जील को स्नोबर की जिंदगी से निकालने के लिए एक मंसूबा तरतीब दे ही दिया। चंद दिन बाद फारिस अपने पापा के साथ उनके ऑफिस में मौजूद था। पापा, मुझे नहीं पता, बस मुझे किसी भी कीमत पर उस लड़की से शादी करनी है। उस लड़के शर्जील का बाप कामरान उनका एक छोटा सा बिजनेसमैन है। अगर आप उसे प्रेशराइज करें तो वो स्नोबर के साथ अपने बेटे का रिश्ता जोड़ने से पीछे हट जाएगा। पापा, मैं वादा करता हूँ कि अगर आप मेरी शादी स्नोबर से करा दें तो मैं तमाम बुरे काम छोड़कर बिजनेस में इन हो जाऊंगा और आपका सहारा बन जाऊंगा। मैं उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकता। अगर मेरी शादी उस लड़की से ना हुई तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। बाप ने बेटी की इस धमकी के सामने घुटने टेक दिए और शर्जील के बाप कामरान को मुख्तलिफ बहानों से ब्लैकमेल करने लगा और उसे धमकी दी कि अगर तुम लोगों ने स्नोबर के साथ अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कुछ अकल से काम लो शर्जील, तुम्हारा एक लौता बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? ये धमकी सुनकर शर्जील का बाप खौफजदा हो गया क्योंकि फारिस अब्बासी का बाप
खालिद अब्बासी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इस धमकी की वजह से उसका कारोबार और इकलौता बेटा दोनों खतरे में थे। अगर वो अपने बेटे की खुशी की फिक्र करता तो उसे डर था कि कहीं बेटे और अपने कारोबार दोनों से ही हाथ न धो बैठे। इसलिए उसने अपने बेटे शिरजील को फारस के मुतल्लिक कोई बात बताए बगैर सख्ती से मना कर दिया कि वो स्नोबर के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक जोड़ने की कोशिश ना करे। इसी में हम सबकी बेहतरी है। और साथ ही धमकी भी दी कि अगर उसने स्नोबर के साथ अपना ताल्लुक खत्म नहीं किया तो वो उसे तमाम जायदाद से आग करके घर से निकाल देगा। उसके लिए बेहतर यही रहेगा कि वो स्नोबर से हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर दे और उससे भूल जाए। इसी बात पर शिरजील काफी दिनों से परेशान सा रहने लगा। वो स्नोबर को इस बारे में आगाह नहीं करना चाहता था कि कहीं वो ये सब सुनकर परेशान ना हो जाए। आखिरकार स्नोबर के बेहद इसरार पर शिरजील को उससे ये बात बताना ही पड़ी कि पता नहीं क्यों आजकल मेरे पापा का रवैया यकसर तब्दील हो गया है और वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मैं तुमसे अपना ताल्लुक खत्म कर दूं। हालांकि वो मेरे अमेरिका से वापस आ जाने के बाद बिल्कुल मुतमईन थे और उस दिन हमारे रिश्ते की बात करने के लिए उन्होंने अम्मी को भी खुद ही हंसी खुशी तुम्हारे घर भेजा था। लेकिन मुझे इनकी समझ नहीं आ रही कि आखिर अब वो इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार किए हुए हैं। शिरजील की ये बात सुनकर स्नोबर वाकई बहुत परेशान हो गई। उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सब मामला ठीक चलते चलते इस कदर क्यों बिगड़ गए हैं। स्नोबर को परेशान देखकर शिरजील ने उसे यकीन दहानी कराई कि तुम परेशान ना हो, मैं मम्मा पापा को फिर से राजी कर लूंगा और चाहे हालात जैसे भी हों मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम मेरी मोहब्बत पर यकीन रखो, हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन न जाने स्नोबर के दिल में अनजाने खौफ के डेरे डाल लिए थे और इसी का यही डर आने वाले किसी बहुत बड़े खतरे की पेशगोई करने लगा। फारिस सलमान को पूरी तरह अपने एतमाद में ले चुका था। फिर आखिर एक दिन उसने अपने माँ बाप को भी स्नोबर के घर रिश्ते की बात के लिए भेज दिया। सलमान ने अपने माँ बाप के सामने फारिस की फुल सपोर्ट की और उन्हें यह हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा कि फारिस तो बहुत ही अच्छा लड़का है और स्नोबर के लिए इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि फारिस का बाप इस शहर का जाना माना बिजनेसमैन था और माशरे में उसकी अच्छी रेपुटेशन बनी हुई थी। ऊपर से उसका अपना बेटा सलमान भी तारीफों के पुल बांधने में मसरूफ अमल था, तो आसिफ को भी ये रिश्ता बहुत ही भला मालूम हुआ। इसीलिए उसने लोगों को अपनी तरफ से तो हाँ कर दी, मगर साथ ही ये भी कहा कि वो कोई भी हतमी फैसला करने से पहले स्नोबर की मर्जी मालूम करेगा और फिर उसके बाद ही कोई हतमी जवाब देगा। इन लोगों के चले जाने के बाद दुर्रे शहवार ने अपने शौहर के इस फैसले की सख्त मुखालफत की और उसे कहा कि स्नोबर तो किसी और लड़के को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। वो लोग तो पिछले हफ्ते रिश्ते की बात करने के लिए हमारे घर भी आए थे। दुर्रे शहवार की ये बात सुनकर आसिफ गुस्से होकर कहने लगा कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। उसके जवाब में शहवार ने उससे कहा कि मुझे क्या मालूम था कि ये लोग रिश्ते के लिए आ जाएंगे और तुम मुझसे डिस्कस किए बगैर फौरन अपनी तरफ से हाँ ही कर दोगे। मैं तो किसी खास मौका की तलाश में थी ताकि तुम्हारी बेटी के दिल की बात बता सकूं तुम्हें। दुर्रे शहवार ने अपनी बेटी स्नोबर को फारिस के रिश्ते से मुतालिक आगाह किया और उससे कहने लगी कि तुम शिरजील को कहो कि वो एक बार फिर से अपने माँ बाप को तुम्हारे पापा से मिलने के लिए भेजे ताकि रिश्ते की बात आगे बढ़ सके। तब स्नोबर ने अपनी माँ को इस बात से आगाह कर दिया कि अचानक शिरजील के बाप का रवैया उससे बहुत हद तक बदल गया है और उसने शिरजील को कह दिया है कि तुम स्नोबर से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक ना रखो। इस बात पर दुर्रे शहवार अपनी बेटी स्नोबर को समझाने लगी कि मैं तो पहले ही तुम्हें कहती थी कि वो लड़का काबिल एतबार नहीं है। इस मर्तबा दूसरी बार उसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है और पता नहीं अभी उसके कितने रंग देखना बाकी हैं। इन हालात की पेश नज़र तो मुझे भी यही लग रहा है कि फिर तो तुम्हें भी अपने पापा की ही बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं आया करते। और फिर तुम्हारा बड़ा भाई सलमान भी तो उस रिश्ते से मुतमईन है। अगर वो उस लड़के की तरफदारी कर रहा है तो जरूर सोच समझ कर ही कर रहा होगा। स्नोबर इस बात से बेखबर थी कि समरीन फारिस अब्बासी की कजन है। जब से फारिस ने समरीन के जिम्मे स्नोबर और शिरजील की निगरानी का काम लगाया था तब से वो स्नोबर से कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होकर उसके करीब होने की कोशिश कर रही थी ताकि ज्यादा से ज्यादा मालूमात इकट्ठी कर सके। चूंकि इन दिनों स्नोबर शिरजील के रवैये की वजह से काफी हद तक डिसहार्ट थी और इन हालात में जब समरीन का सहारा बनी तो उसने अपना दिल समरीन के आगे खोल कर रख दिया। यूं समरीन ने भी जलती पर तेल का काम किया और स्नोबर को शिरजील से मुतनफ़र करने की हर मुमकिन कोशिश करती रही ताकि स्नोबर पूरी तरह शिरजील से बदजन हो जाए और उसके कज़न फारिस की राहें हमवार हो जाएं।
इसी के साथ साथ सिमरीन स्नोबर और शर्जील के तमाम हालात की खबरें फारस अब्बासी तक पहुंचाने का काम बखूबी सरंजाम दे रही थी। एक दिन शर्जील को अपनी वालदा के जरिए मालूम हो गया कि आखिर उसका बाप स्नोबर से उसके रिश्ते के इतने खिलाफ क्यों है। ये बात मालूम होने के बाद शर्जील की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, क्योंकि अपनी जगह पर उसका बाप भी सही था। आखिर के शर्जील उसका इकलौता बेटा था और कोई बाप किसी लड़की के लिए अपने बेटे की जिंदगी को क्यों कर खतरे में डालता। यही सब सोचते हुए शर्जील ने स्नोबर को कॉल की और कहा कि मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, तुम किसी महफूज जगह पर मुझसे मुलाकात करो। तो स्नोबर ने उसे 1 घंटे तक समरीन के घर आने का कह दिया। स्नोबर ने कॉल करके समरीन को अभी उसे मुलाकात से मुताल्लिक आगाह किया और फिर आधे घंटे बाद उसके घर पहुंचकर शर्जील के आने का इंतजार करने लगी। वहां उसे शर्जील का इंतजार करते करते शाम हो गई, मगर शर्जील ना आया। ऊपर से उसका नंबर भी बंद हो गया था। स्नोबर को पहले ही शर्जील की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया हुआ था। बाकी रही सही कसर समरीन ने उसे शर्जील के खिलाफ भड़काकर पूरी कर दी। चनांचे स्नोबर ने फैसला किया कि वो आज के बाद शर्जील से कभी नहीं मिलेगी और ना ही कभी उसकी कॉल सुनेगी। मैं इस शख्स की हर बात पर आंखें बंद किए एतबार किए जा रही हूँ और ये मुसलसल मुझे धोखे पर धोखा दिए जा रहा है। जब स्नोबर ने घर पहुंचकर अपनी माँ को शर्जील की इस हरकत से मुतल्लिक आगाह किया तो वो भी स्नोबर को समझाने लगी कि शर्जील वाकई काबिल एतबार नहीं रहा। तुम्हें उसके साथ हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर देना चाहिए। वो मुसलसल तुम्हारे एहसासात के साथ खेल रहा है। बेहतर यही है कि तुम उस लड़के को भुला कर नई जिंदगी शुरू करो। शर्जील से मुलाकात वाले वाक़े को 2 हफ्ते से ज्यादा गुजर चुके थे। स्नोबर के फाइनल ईयर के इम्तिहान हो चुके थे और वो कॉलेज से फारिग हो गई थी। स्नोबर ने सोचा हुआ था कि शर्जील इम्तिहानात के दौरान तो लाजमी कॉलेज आएगा और तब वो उससे पूछेगी कि आखिर उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। लेकिन शर्जील तो इम्तिहानात देने के लिए भी कॉलेज नहीं आया। उसे क्लास फेलोज के जरिए मालूम हुआ था कि शर्जील काफ़ी दिनों से लापता है और उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान हैं। ये बात सुनकर स्नोबर के जहन में यही आया कि शायद इस बार भी वो उसके साथ कोई खेल खेल रहा है, लेकिन इस मर्तबा वो अपनी चाल में कामयाब नहीं हो सकेगा। शर्जील और स्नोबर की मुलाकात वाले वाक़े को पूरा 1 महीना गुजर चुका था। इस दौरान ना ही स्नोबर को शर्जील की कोई कॉल आई थी और ना ही उसने शर्जील को कोई कॉल करने की कोशिश की। अपनी तरफ से तो वो शर्जील को एक धोखेबाज समझकर भुला ही चुकी थी, मगर फिर भी उसके दिल में कसक बाकी थी कि काश शर्जील से एक मुलाकात हो जाए और वो उससे पूछे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। स्नोबर यही सब सोच रही थी कि अचानक उसे घर में मेहमानों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। जब वो अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि फारस अपने अम्मी और अब्बू के साथ लाउंज में मौजूद है। स्नोबर भी खरामन खरामन चलती हुई लाउंज में जा पहुंची और उन लोगों के साथ ही बैठ गई जहां स्नोबर के वालिदैन और उसका भाई सलमान पहले से मौजूद थे। हाल अहवाल और इधर उधर की बातों के बाद स्नोबर के रिश्ते की बात चल निकली। चूंकि शर्जील के धोखे के बाद स्नोबर अपने वालिदैन को फारस के रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी थी, इसीलिए स्नोबर के वालिदैन ने फारस अब्बासी के घर वालों को हामी भर दी और मंगनी की डेट भी फिक्स कर दी। स्नोबर के घर वालों की तरफ से हाँ सुनकर फारस अब्बासी खुशी से झूम उठा। आखिर उसकी वो मुराद बराई थी जिसके लिए उसने इतने पापड़ बेले थे। स्नोबर और फारस के साथ साथ इन दोनों के घर वाले भी बेहद खुश थे। इन दोनों की मंगनी की रस्म शहर के सबसे महंगे होटल में जा रही थी, जहां ना सिर्फ इस शहर बल्कि मुल्क की बड़ी बड़ी सियासी और कारोबारी फैमिलीज को भी मदऊ किया गया था। मंगनी की खुशी में फारस अब्बासी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। दूसरी तरफ स्नोबर भी काफी खुशबाश नजर आ रही थी। अब वो शर्जील और उसके दुखों को भुलाकर फारस के साथ एक नई जिंदगी का आगाज कर चुकी थी। इसी पार्टी के इख्तिताम से पहले स्नोबर और फारस की शादी की डेट भी फिक्स कर दी गई। खुदकुशी की नाकाम कोशिश करने के बाद सलमान मदरस से वापस लौट आया और अपनी तवज्जो पूरी तरह तालीम की तरफ मरकूज कर दी थी। इस दौरान उसे कई मरतबा स्नोबर की याद ने सताया, मगर उसने अपने दिल पर जबर किए रखा। आज भी उसे स्नोबर से इतनी ही मोहब्बत जितनी के चंद माह पहले थी, लेकिन चूंकि स्नोबर किसी और को चाहती थी, इसीलिए सलमान ने उसकी खुशी के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया था ताकि स्नोबर हंसी खुशी अपनी मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजार सके। आज जब वो सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो उसे शिद्दत से स्नोबर की याद सताने लगी। तो उसके दिल में आया क्यों ना आज स्नोबर का हाल चाल मालूम कर लिया जाए और इसी बहाने उसका दीदार भी हो जाएगा।
थोड़ी ही देर बाद वो इंसानी आंखों से ओझल होकर स्नोबर के कमरे में जा पहुंचा, जहां स्नोबर चहक चहक कर फोन पर किसी और से अपनी मंगनी से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रही थी। उसे इतना खुश देखकर सलमान को बेहद खुशी हुई और वो दिल ही दिल में ये सोचने लगा कि मैंने स्नोबर के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने का जो फैसला किया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। फारिस, मुझसे वादा करो कि तुम जिंदगी में मुझे कभी धोखा नहीं दोगे और हमेशा मेरी कदर करते रहोगे। स्नोबर के मुंह से ये जुमला सुनकर सलमान को अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो कुछ उसने सुना ये उसका वहम था या वाकई स्नोबर फारिस नामी किसी लड़के से बात कर रही है और उसके साथ उसकी मंगनी भी हो चुकी है। ओह शुक्रिया फारिस, मुझे इतनी ज्यादा मोहब्बत करने के लिए। सो स्वीट। देखना, शादी के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल बदल कर रख दूंगी। अच्छा, अब मुझे जोर की नींद आ रही है, मैं फोन बंद करके सोने लगी हूँ। तुम कल सुबह 10 बजे मुझे घर से रिसीव कर लेना। ये दूसरा जुमला सुनने के बाद तो जैसे सलमान की समातों में धमाके से होने लगे। उसे यकीन हो गया था कि स्नोबर वाकई किसी और लड़के से बात कर रही है और उससे शादी करने के लिए भी नहायत पुरजोश है। स्नोबर कुछ देर तक यूं ही फोन पर बात करती रही और फिर कॉल काटकर बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई, मगर सलमान उसके हसीन चेहरे को तकते हुए सारी रात यही सोचता रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। स्नोबर तो शिरजील से मोहब्बत करती थी, फिर अब ये फारिस कहां से टपक पड़ा। शिरजील का क्या बना और स्नोबर फारिस से शादी क्यों कर रही है? इन सब सवालों ने सलमान को मजबूर कर दिया कि वो फिर से स्नोबर के करीब रहे और उन सवालों के जवाबात तलाशने की कोशिश करे। फारिस अब्बासी ने ठीक सुबह 10 बजे स्नोबर के घर पहुंचकर उसे रिसीव कर लिया था और अब वो दोनों गाड़ी में बैठकर किसी रेस्टोरेंट की जानिब जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद फारिस की गाड़ी एक आलीशान रेस्टोरेंट के सामने रुकी तो फारिस अब्बासी गाड़ी से उतरकर पैसेंजर साइड पर आया और बड़ी ही मोहब्बत और एक दिलकश अदा से स्नोबर के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। रेस्टोरेंट से काफी पीने के बाद वो दोनों शॉपिंग के लिए निकल गए और फिर फारिस अब्बासी स्नोबर को उसके घर वापस छोड़कर अपने घर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन इस बार सलमान जिन भी उसके साथ था। घर पहुंचकर फारिस अब्बासी किसी से फोन पर बात करने लगा और शिरजील से मुतल्लिक पूछने लगा। चंद सेकंड तक वो दूसरी तरफ की बात सुनता रहा और फिर ये कहकर कॉल काट दी कि अगर वो कमीना किसी भी किस्म की होशियारी करे या वहां से भागने की कोशिश करे तो उसे खत्म कर दिया जाए। फारिस की इस बात से सलमान को यह अंदाजा तो हो गया था कि शिरजील उसकी कैद में है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर स्नोबर उससे शादी करने के लिए कैसी राजी हो गई। ये सब पता लगाने के लिए उसने चंद दिन मजीद फारिस के साथ गुजारने का फैसला कर लिया। उसे शाम फारिस अपने दोस्तों के साथ एक बार में बैठा शराब पी रहा था कि तभी बातों बातों में स्नोबर का जिक्र करने लगा। वाह फारिस उस्ताद, वाह, आपकी अकल की तो दाद देनी पड़ेगी। आपने तो ऐसा खेल खेला कि शिरजील भी रास्ते से हट गया और स्नोबर भी खुद आपकी झोली में आ गिरी। देखा फिर मेरा कमाल, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। बड़ी अकड़ है ना इस लड़की में, अभी इसे खुशफहमी में मुब्तला रहने दो। इसकी अकड़ तो मैं ऐसी तोड़ूंगा कि जिंदगी भर मुझे याद रखेगी। ये बड़ी शातिर लड़की है, ये इतनी आसानी से मेरे हाथ आने वाली नहीं थी, इसीलिए मैंने ये शादी का खेल खेला। बस एक बार इससे मेरी शादी हो जाए, इसका तो मैं वो हश्र करूंगा कि ये किसी और से भी शादी के काबिल नहीं रहेगी। बहुत मजा आएगा। अपने दोस्त की बात का जवाब देते हुए एक मकरूज सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। फारिस की ये बात सुनकर सलमान के तन बदन में एक आग सुलग उठी। उसका दिल चाहा कि वो अभी सलमान को कत्ल करके उसे इसकी सारी शैतानी मंसूबा बंदियों समेत खत्म कर दे, मगर फिर दूसरे ही लम्हे उसके जहन में एक ख्याल और आया, क्यों ना इसे खत्म करने के बजाय एक ऐसी सजा दी जाए ये सारी जिंदगी अपने ही जख्म चाटता रहे और इस तरह बर्बाद किया जाए कि ये अपने दोस्तों के लिए निशाने इबरत बन जाए। अगली ही सुबह से फारिस का रवैया बिल्कुल तब्दील हो चुका था। वो अपने घर वालों से भी बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। उसे न खाना खाने की फिक्र थी और ना ही अपनी किसी और जरूरत की। वो बस सारा दिन अपने कमरे में बंद किए अंदर ही पड़ा रहा। दिन में एक आध मर्तबा वो अपने कमरे से बाहर निकलता तो बगैर किसी से बात किए घर से बाहर निकल जाता और फिर वापस आकर दोबारा अपने आप को कमरे में बंद कर लेता। इस दौरान वो स्नोबर से भी कॉल पर बात नहीं कर रहा था। उसके घर वाले भी उसके रवैये पर हैरान परेशान थे कि आखिर अचानक वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। आखिर जब 2-4 दिन इसी तरह गुजर गए और उसकी माँ से अपने बेटे की हालत देखी ना गई तो वो उसके कमरे के दरवाजे पर आ धमकी,
और जोर जोर से दरवाजा खटकाकर उसे बाहर निकलकर बात करने लगी। लेकिन फारिस मुसलसल इंतहाई बदतमीजी के साथ अपनी माँ को यहाँ से दफा हो जाने का कहता रहा। जब माँ के मुसलसल इसरार के बावजूद भी फारिस ने दरवाजा ना खोला तो वो ये सोचते हुए वहां से चली गई कि अब इसके पापा ही शाम को खुद ये पता लगाएंगे कि आखिर ये लड़का चाहता क्या है और अपनी माँ के साथ इस कदर बदतमीजी पर क्यों उतर आया है। शाम को जब फारिस के पापा घर आए तो उसकी माँ ने उसे फारिस की आज वाली हरकत से आगाह किया, जिसे सुनकर वो भी गुस्से में आ गए। फिर वो खुद उठकर फारिस के कमरे के दरवाजे तक आए और उसे बाहर निकलने का कहने लगे। कई बार आवाज देने के बावजूद जब फारिस ने कोई जवाब न दिया तो उसका बाप जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। फिर यकायक फारिस के कमरे का दरवाजा खुला और वो गुस्से में बिफरा हुआ बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने आओ देखा ना ताओ सीधा अपने बाप पर चढ़ दौड़ा। बुड्ढे, जब मैं जवाब नहीं दे रहा तो इस तरह से दरवाजा पीटने की क्या जरूरत है? अगर तुमने आइंदा मेरी जिंदगी और मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अपने जवान बेटे के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर उसके बाप की तो सीटी ही गुम हो गई और वो बिना कुछ कहे खामोशी से अपने कमरे में चला गया। खालिद अब्बासी तो यही सोच सोच कर हलकान हुआ जा रहा था कि चंद हफ्तों बाद ही फारिस की शादी है और अब अचानक से इसने अपनी ये हालत क्या बना ली। मैं तो सोच रहा था कि आज इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूं, मगर वो तो किसी से बात करने को ही तैयार नहीं। ऐसे तो इसकी हालत मजीद बदतर होती जाएगी। यही सोचकर खालिद अब्बासी ने कल सुबह दोबारा अपने बेटे से बात करने का फैसला किया और नींद की वादियों में खो गया। अगली सुबह खालिद अब्बासी अपने बेटे से बात करने के लिए उसके रूम के सामने पहुंचा और उसे आवाजें देने लगा। बेटा फारिस, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फारिस मेरे बच्चे, दरवाजा खोलो। जब कई मर्तबा पुकारने के बावजूद फारिस ने दरवाजा न खोला तो आखिरकार खालिद अब्बासी दरवाजा खटखटाने पर मजबूर हो गया, मगर फारिस पर तो दरवाजा खटकने का भी कोई असर नहीं हो रहा था। अजीब बदतमीजी है, बार बार पुकारने और दरवाजा खटखटाने पर के बावजूद भी जवाब नहीं दे रहा। अभी तो ये मेरा दिया हुआ खाता और पहनता है, पता नहीं बाद में क्या रंग दिखाएगा। खालिद अब्बासी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। इतने में फारिस के कमरे का दरवाजा खड़ाक से खुला और वो गुस्से में बिफरा हुआ अपने बाप की तरफ बढ़ने लगा। जो ही खालिद अब्बासी ने अपने पीछे सुनाई देती खड़ाक की आवाज की तरफ मुतवज्जे हुआ और मुड़कर पीछे देखा, फारिस अब्बासी ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिया। बुड्ढे खुसड़, जब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता तो बार बार क्यों तंग कर रहे हो? मैंने कल से तुम्हें कहा था ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन तुम सुबह सुबह फिर यहाँ अधम के। दफा हो जाओ यहाँ से और मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना। फारिस अब्बासी गुस्से में धाड़ता चला गया। जवान बेटे का थप्पड़ लगते ही खालिद अब्बासी लड़खड़ाकर फर्श पर जा गिरा और नदामत ज़दा नजरों से बेटे को तकने लगा। बेटे, तुम्हारे पापा तो तुमसे तुम्हारी तबीयत के मुतल्लिक बात करना चाहते थे। चंद हफ्तों बाद ही तुम्हारी शादी है और तुमने अजीब ही रवैया इख्तियार किया हुआ है। ये क्या बदतमीजी है? तुमने अपने वालिद पर हाथ कैसे उठाया? तुमको शर्म नहीं आती इतनी नीच हरकत करते हुए? चुप हो जा बुढ़िया, बड़ी आई शादी करवाने वाली, वो जब होगी देखी जाएगी। और इस लड़की को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। बस एक बार उससे मेरी शादी हो जाने दो, उसका तो मैं वो हश्र करूंगा कि दोबारा कभी शादी के लायक ही नहीं रहेगी। बहुत अकड़ है ना उसमें। मैं उसे बताऊंगा कि फारिस अब्बासी को इनकार करने की सजा क्या होती है। और तुम लोगों को भी ज्यादा खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। मैं उस लड़की से शादी घर बसाने के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए कर रहा हूँ। ये सब कहते हुए फारिस ने एक कहरज़दा नजर अपने माँ बाप पर डाली और वापस कमरे की तरफ चल पड़ा। उसकी बदतमीजी की इंतहा तो देखो, अब अपने माँ बाप पर भी हाथ उठाने लग गया है। मैं तो समझ रहा था कि ये स्नोबर से शादी करके सुधर जाएगा, मगर ये तो उसकी भी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। जिस लड़के का अपने माँ बाप के साथ ये रवैया है, वो किसी गैर की बेटी का क्या हश्र करेगा? नहीं, मैं उसे उस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। और इससे तो मैं ऐसा मजा चिखाऊंगा कि ये कौड़ी कौड़ी को तरसेगा। इसकी सारी अयाशियां धरी की धरी रह जाएंगी। जब एक एक रुपए के लिए लोगों की बातें सुनेगा तो तब इसे एहसास होगा कि इसने मुझ पर हाथ उठाकर कितनी संगीन गलती की है। ये हमारी ही ढील का नतीजा है कि ये इतना खुदसर हो गया है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं
आसिफ से बात करके माफ़ी मांगूंगा और यह रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, और फिर जल्द ही इसे भी अपनी तमाम जायदाद से आग करके घर से निकाल दूंगा। अगले ही दिन चंद माज़ीन को अपने साथ मिलाकर खालिद अब्बासी ने स्नोबर के वालिद आसिफ से मुलाकात की और उन्हें तमाम हकीकत बताकर ये कहते हुए रिश्ता ख़त्म कर दिया कि आसिफ भाई, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे इस बात का एहसास है कि ये रिश्ता ख़त्म होने से स्नोबर बेटी के साथ साथ आप लोगों को भी लोगों की कड़वी कसीली बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन बेहतर यही है कि इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। मेरी भी एक बेटी है, इसीलिए मैं हरगिज़ अपने बेटे को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता कि वो किसी दूसरे की बेटी की ज़िंदगी ख़राब करे। मैं तो ये सोचकर आप लोगों के घर रिश्ता मांगने आ गया था कि शायद वो आपकी बेटी स्नोबर से सच्ची मोहब्बत करता है, और अगर वाकई ऐसा है तो स्नोबर जैसी समझदार लड़की शादी के बाद ज़रूर उसे सुधार लेगी। मगर यह हकीकत तो मुझ पर अब आश्कार हुई है कि वो तो सिर्फ उससे किसी बात का बदला लेने के लिए शादी करना चाहता है। आसिफ भाई, मुझे इस बात की शर्मिंदगी है, शदीद शर्मिंदगी है कि मैं अपने बेटे को समझ ना सका। इसीलिए आज मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़े बैठा हूँ। इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देने में हम सबकी भलाई है। यूं अचानक खालिद अब्बासी की मुलाकात और फिर उनकी ज़ुबानी फारस अब्बासी के रवैये से मुतल्लिक जानकर स्नोबर और उसके वालिदैन इंतहाई परेशान हो गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उनकी बेटी के साथ ही क्यों हो रहा है। खैर, जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी बेटी को समझा बुझा लिया, लेकिन अब तो वो पहले से कहीं ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो चुकी थी। फारस अब्बासी और खालिद की मुठभेड़ वाले वाक़े को एक हफ्ता गुजर चुका था और अब फारस अब्बासी इस घर में बेगानों की तरह रह रहा था। उसके रवैये से तंग आकर उसके वालिदैन और बहन अब इससे बेजार हो चुके थे और उसे इसके हाल पर छोड़ दिया था। सलमान जिन अभी तक फारस अब्बासी के जिस्म में रहकर उसे अंदर ही अंदर से खोखला करने में मसरूफ था। ये उसके जिस्म पर सलमान जिन साथ का ही वार था कि वो चंद हफ्तों में ही सूख कर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुका था। न उसे दिन को सुकून आता था और ना ही रातों को नींद आती थी। वो अजीब जनूनियत में मुब्तला होकर खुद को तरह तरह की अजियतें पहुंचाता और अपने ही बाल नोचने लगता। जब कभी वो अपनी इस हालत पर बेजार हो जाता तो रातों को उठ कर जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता। उसकी इस जनूनी कैफियत का फ़ायदा उठाते हुए सलमान जिनजाद उसके ही मुंह से उसके वालिदैन को मुगल्लात बकवाता ताकि वो उससे अच्छी तरह से मुतनफ़िर हो जाएं। उसी शाम एक अजीब वाक़या रोनुमा हुआ। फारस अब्बासी के मोबाइल पर उसके एक मुलाजिम ख़ास की कॉल आई और उसने बताया कि शर्जील की हालत बहुत ख़राब है, आप जल्दी से डेरे पर पहुंच जाओ, लगता है इसे हस्पताल ले जाना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी तुम इसे संभालने की कोशिश करो, मैं जल्दी से वहां पहुंचता हूं। ये खबर सुनकर फारस अब्बासी के हाथ पांव फूल गए। जल्दी से घर से निकलकर डेरे की तरफ रवाना हो गया। चूंकि डेरा शहर की हदूद से बाहर था, इसीलिए उसे वहां पहुंचते पहुंचते करीबन 1 घंटा लग गया। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ तेज तेज चलता हुआ डेरे की इमारत के अंदर पहुंचा तो रस्सियों से बंधा शर्जील फर्श पर बिल्कुल बेसुध पड़ा था। क्या हुआ है इसे? और बाकी सब लोग कहाँ हैं? फारस अब्बासी चिल्लाया। बाकी सब लोग शहर गए हुए हैं। ये कम बखत सुबह से ही पूरे डेरे को सर पर उठाया हुआ था। मैंने इसे कई बार खामोश रहने को कहा भी, मगर ये लगातार शोर मचाए जा रहा था। आखिर जिद आकर दोपहर को मैंने इसकी खूब फेंटी लगाई और इसके सर पर मुक्के भी मारे। इस वक्त तो ये खामोश हो गया और तब ये बिल्कुल ठीक ठाक भी था, लेकिन अभी 2 घंटे पहले जब मैं इसे खाना देने के लिए आया तो ये बिल्कुल बेसुध होकर जमीन पर लेटा हुआ था। मैं समझा शायद बेहोश है, थोड़ी देर तक खुद ही होश में आ जाएगा। फिर मैंने इसके सर पर पानी भी डाला, मगर इसे होश नहीं। वो आदमी जो शक्ल से गुंडा लग रहा था फारस को पूरी तफसील बताता चला गया। फारस तेजी से आगे बढ़ा और शर्जील की कलाई पकड़कर नब्ज़ टटोलने की कोशिश करने लगा। फिर उसने उसकी कलाई छोड़ी और सीने से कान लगाकर धड़कन सुनने की कोशिश की। चंद सानियों बाद जब फारस ने शर्जील की छाती से अपना सर उठाया तो उसकी हैरत के मारे उसकी आंखें फटी हुई थी और चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया थे। ये तो मर चुका है। हराम खोरो, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि इसे ज्यादा मत पीटना, मगर तुम लोगों ने तो इसे जान से ही मार दिया। अब इस कम बखत का क्या करूं? फारस अब्बासी अपना सर थाम कर वहीं उसकी लाश के पास बैठ गया। छोटे साहब, आप परेशान ना हो, मैं इसकी लाश को ऐसे ठिकाने लगाऊंगा कि किसी को भनक भी नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल,
इससे पहले कि किसी और को इस लाश का पता चले तुम जल्दी से इसे ठिकाने लगा दो। फारस अब्बासी ने इस मोटे मस्टंडे को हुक्म दिया तो वो फौरन वहां से चला गया। उसे जाता देखकर फारस खुद भी डेरे की इमारत से बाहर निकला और लान में बैठ गया, मगर सलमान जिनजाद वहीं शर्जील की लाश के पास खड़ा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। शर्जील बेचारा तो बेमौत मारा गया था, मगर इसकी लाश देखकर अचानक सलमान जिनजाद के जहन में एक तरकीब आ गई। उसने उसी वक्त अपने हमजाद को तलब किया और उसे समझाने लगा कि जब तक मेरा हुक्म ना आए तुम फारस के जिस्म के अंदर ही रहना और इसका जहनी तवाज़न बिगाड़े रखना। चूँकि हमजाद को सलमान जिनजाद, शर्जील और स्नोबर की मसलसी मोहब्बत के बारे में पहले ही इल्म था, इसीलिए पहली नज़र में शर्जील की लाश देखकर वो भी यही समझा कि शायद सलमान ने ही इसे कत्ल कर दिया है। मगर फिर सलमान ने इसे पूरी बात बताई और आगे की मंसूबा बंदी से भी आगाह करने लगा। चलो, इससे पहले कि देर हो जाए तुम जल्दी से फारिस के जिस्म में दाखिल हो जाओ, और हाँ, जैसा मैंने समझाया है बिल्कुल वैसा ही करना, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी मेरे आका, जैसा आपने हुक्म दिया है बिल्कुल वैसा ही होगा। हमजाद ने चहकते हुए जवाब दिया और बाहर लॉन की तरफ रवाना हो गया। जब थोड़ी देर बाद वो मोटा मस्टंडा आदमी जिसकी मार कुटाई की वजह से शर्जील जान भाग हो गया था, शर्जील की लाश वाली जगह पर वापस आया तो वहां लाश को ना पाकर हक्का बक्का रह गया। उसने हाथ में थामी हुई बड़ी सी बोरी और छुरी को वहीं फेंका और तेजी से लॉन की तरफ दौड़ गया। छोटे साहब, गजब हो गया, वहां तो लाश ही मौजूद नहीं है। मोटा मस्टंडा हामता कामता फारिस के पास पहुंचा और उसे आगाह करने लगा। मोटे मस्टंडे की बात सुनकर फारिस ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और गहरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम जाओ और जाकर कोई और काम करो, मैंने खुद ही उस लाश को ठिकाने लगा दिया है। ठिकाने लगा दिया? भला आपने अकेले और इतनी जल्दी इस लाश को ठिकाने कैसे लगा दिया? तुम्हें कहा ना यहां से दफा हो जाओ और जाकर अपना काम करो। फारिस अब्बासी ने इस कदर जहर खुंदा लहजे में जवाब दिया कि वो मोटा मस्टंडा बुदक कर वहां से रवाना हो गया। फारिस के डेरे से फरार होने के बाद शर्जील एक पीसीओ पहुंचा और स्नोबर को कॉल कर दी। हेलो स्नोबर, कॉल मत काटना, मैं शर्जील बात कर रहा हूँ। स्नोबर ने जैसे ही कॉल अटेंड की शर्जील बोलता चला गया। शर्जील का नाम सुनते ही स्नोबर के चेहरे पर नागवारी के आसार नुमाया हो गए। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कह पाता, स्नोबर ने फौरन कॉल काट दी। चंद सेकंड बाद ही स्नोबर का फोन फिर से बजने लगा और फिर एक के बाद एक कॉल्स का सिलसिला जारी हो गया। 5वीं छठी मर्तबा कॉल आने पर स्नोबर ने ना चाहते हुए भी कॉल अटेंड कर ली। स्नोबर प्लीज कॉल मत काटना, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरी बात गौर से सुनो। जिस दिन तुमसे मुलाकात के लिए आ रहा था, रास्ते में मुझे फारिस अब्बासी के गुंडों ने अगवा कर लिया था ताकि मुझे झूठा साबित करके मेरे लिए तुम्हारे दिल में नफरत पैदा की जा सके और फारिस अब्बासी का काम आसान हो जाए। मैं अब तक उसकी कैद में हूँ। मुझे ये भी मालूम नहीं कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। आज बड़ी मुश्किल से मेरी रसाई फोन तक हुई है। ओह, कोई इस तरफ आ रहा है, मैं अभी कॉल काट रहा हूँ। जैसे ही मौका मिला मैं तुम्हें दोबारा कॉल लाजमी करूंगा। इससे पहले कि स्नोबर कुछ बोल पाती शर्जील ने कॉल काट दी। शर्जील की बात सुनने के बाद स्नोबर अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। क्या शर्जील वाकई सच बोल रहा है या ये भी कोई ड्रामा है? और अगर शर्जील वाकई सच बोल रहा है तो फिर फारिस ने अचानक शादी से इनकार क्यों कर दिया? मैं तो उससे शादी करने के लिए राजी हो चुकी थी। ये सब सोच सोच कर स्नोबर का सर फटा जा रहा था। फिर वो इसी परेशानी में मुब्तला फौरन अपने माँ बाप के कमरे में पहुंची और उन्हें पूरी बात बता दी। स्नोबर की बात सुनने के बाद उन्हें भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्या हमें पुलिस को इतला कर देनी चाहिए या शर्जील के माँ बाप को इस कॉल के बारे में बता देना चाहिए? लेकिन हम उन्हें क्या कहेंगे? कहीं ऐसा करने से शर्जील की जान खतरे में ना पड़ जाए। आसिफ परेशानी में बड़बड़ा रहा था। पापा, मेरे ख्याल से तो हमें सब्र करना चाहिए। शर्जील को तो खुद ही मालूम नहीं था कि उसे कहाँ रखा गया है और वो कह रहा था कि उसे जैसे ही मौका मिला वो दोबारा कॉल जरूर करेगा। स्नोबर ने आसिफ को मशवरा दिया। हाँ आसिफ, स्नोबर बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। कहीं हमारी जल्दबाजी की वजह से शर्जील की जान खतरे में ना पड़ जाए। जो लोग दिन दहाड़े शर्जील को अगवा कर सकते हैं वो खुद को खतरे में पाकर कोई भी खतरनाक कदम उठा सकते हैं। जब तक शर्जील की कॉल नहीं आ जाती हमें सब्र करना चाहिए। उसी रात लगभग 11 बजे जब स्नोबर और उसके घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे, तभी उन्हें अपने गेट की तरफ से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी।
अभी वो सब लोग इसी बारे में सोच रहे थे कि तभी गेट के चौकीदार की आवाज सुनाई दी। आसिफ साहब जल्दी आइए, छोटे साहब जल्दी आइए। चौकीदार की चीखों पुकार की आवाज सुनकर आसिफ और सलमान के साथ साथ स्नोबर और दूल्हे शहवार भी तेजी से मेन गेट की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही सब लोग गेट के पास पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चौकीदार एक बदहवास से नौजवान को अपने शानों का सहारा देते हुए उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। क्या हुआ, कौन है ये? आसिफ करीम ने हकलाते हुए पूछा। शिरजील, क्या हुआ तुम्हें? इससे पहले कि चौकीदार को जवाब देता, स्नोबर चीखते हुए शिरजील की जानिब बढ़ी और उसके गाल थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। इसे जल्दी से कमरे में ले चलो, ये कहते हुए आसिफ करीम तेजी से आगे बढ़ा और सलमान की तरफ देखते हुए बोला। फिर वो दोनों शिरजील को सहारा देकर घर के अंदर ले आए। थोड़ी देर बाद शिरजील सलमान के कमरे में बेड पर लेटा हुआ था और वो सब लोग उसके गिर्द खड़े उसे होश लाने की तदबीरें कर रहे थे। तभी आसिफ ने फोन करके डॉक्टर और साथ ही शिरजील के घर वालों को बुला लिया। शिरजील की यह हालत देखकर उसके माँ बाप बिलक बिलक कर रो रहे थे। आखिरकार डॉक्टर की मेहनत रंग ले आई और आधे ही घंटे बाद शिरजील को होश आ गया। जब शिरजील की हालत काफी हद तक संभल गई तो उसके माँ बाप उसे अपने साथ घर ले गए। वहां शिरजील ने उन्हें अपने ऊपर गुजरे हालात से आगाह किया और साथ ही फारस या उसके वालिद के खिलाफ किसी भी कानूनी चाराजोई से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि फारस का वालिद तो वैसे भी बेगुनाह था और फारस के लिए वो यानी सलमान जिनजाद एक बहुत ही इबरतनाक सजा तजवीज़ कर चुका था। अब आगे की कहानी सलमान जिनजाद की जुबानी सुनते हैं। इस रात स्नोबर के घर पहुंचकर बेहोशी वाला ड्रामा मैंने जानबूझकर किया था ताकि स्नोबर और उसके घर वालों की हमदर्दी हासिल की जा सके और मेरा ये ड्रामा कामयाब भी हो गया। मेरी हालत गैर को देखते हुए स्नोबर और उसके घर वालों को यकीन हो गया कि फारस ने ही मुझे अगवा किया और फिर स्नोबर से मोहब्बत के जुर्म में तरह तरह की अजियतें देता रहा। इस तरह मैंने मुकम्मल तौर पर उन लोगों को फारस अब्बासी से बदजन कर दिया। इस वाक़े के ठीक 2 महीने बाद ही मेरी स्नोबर से शादी हो गई। तादमे तहरीर मेरी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। मेरे और स्नोबर के 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं और हम लोग हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। शादी के कुछ अरसे बाद ही मैंने अपने माँ बाप को राजी कर लिया था और दोनों को भी शहर ले आया था। अब वो दोनों पिछले 5 साल से हमारे घर की बेसमेंट में ही रहते हैं। मैंने कभी स्नोबर को भनक तक नहीं लगने दी कि मैं शर्जील नहीं बल्कि एक सलमान जिनजाद हूँ और इस घर में हमारे अलावा भी 2 लोग और रहते हैं। मैं अपने माँ बाप के साथ साथ शर्जील के माँ बाप की भी खिदमत करता हूँ। शर्जील के वालिद अब बूढ़े हो चुके हैं और इनका तमाम कारोबार मैं खुद ही संभाल रहा हूँ, जो कि दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। शर्जील को कत्ल करने और मेरी स्नोबर पर बुरी नजर रखने के जुर्म में मैंने फारस को एक इंतहाई कुर्बनाक जिंदगी बख्शी है। मेरी शादी होने तक मेरा हमजाद फारस के जिस्म में ही रहा और उसे तरह तरह की अजियतें देता रहा कि वो मेरी शादी में किसी किस्म की कोई खलल न डाल सके। शादी हो जाने के बाद मैंने और हमजाद ने मिलकर उसके हाथ पांव तोड़ दिए और जहनी तौर पर भी मफलूज कर दिया ताकि वो किसी को ये बात ना बता सके कि शर्जील को तो मैंने कत्ल कर दिया था। फिर स्नोबर के साथ रहने वाला शख्स कौन है? अब वो पागलों और अपाहजों वाली जिंदगी गुजार रहा, जो कि मेरा हमजाद 12 सालों तक फना नहीं हो सकता और उसने मेरी मोहब्बत को मुझसे मिलाने के लिए मेरा बहुत साथ दिया था। इसलिए मैंने उससे खुश होकर फिलहाल उसे आज़ाद छोड़ रखा है ताकि वो भी सिर्फ 12 सालों के लिए मिलने वाली ये छोटी सी जिंदगी भरपूर तरीके से जी सके। अब जैसे ही उसके 12 साल मुकम्मल हो जाएंगे वो वापस मुझ में समा जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आपको छोटा सा नावल? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।